तो घोसी में घमासान, बागेश्वर में जीत आसान। घोसी उपचुनाव में जहां दारा सिंह चौहान को करारी हार मिली है, तो वहीं बागेश्वर में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जीत गई है। एसपी के सुधाकर सिंह 42,763 वोट से जीते हैं। 2022 में एसपी से विधायक बने थे दारा सिंह चौहान, लेकिन 2023 में बीजेपी में शामिल हुए और उपचुनाव हार गए। उपचुनाव में हार से दारा सिंह को बड़ा झटका लगा है। तो वहीं बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को हरा दिया है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास 2405 वोट से जीती हैं। सीएम धामी ने जनता का आभार जताया। आज इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। घोसी के घमासान में खेल, एसपी के बागी फेल। जो भी ये परिणाम आया, हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत करके इस परिणाम की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद आगामी योजना, अपनी कार्य योजना बनाकर पूरी मजबूती के साथ जनता की सेवा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, उस सिद्ध फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ेंगे। घोसी का यह परिणाम 2024 में भारतीय जनता पार्टी को साफ करने के लिए, उनको इस देश से उनकी सफाई के लिए बहुत मजबूती का काम करेगा। निषाद राजभर ने किया प्रचार, क्यों हुई हार? मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं 43 गांव में निषाद है और उसमें मैंने 40 गांव में जीत दर्ज कराई, 80% वोट पाए और 3 गांव में हारे भी हैं, तो एक नेता की वजह से। घोसी की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम, विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है। दारा सिंह की हार, एसपी को मिली संजीवनी। घोसी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से उन्होंने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया है, वो बताता है कि अहंकार से चलने वाली डबल इंजन की सरकार सिर्फ अपने मीडिया प्रबंधन और अपने प्रचार के माध्यम से ही जनता के बीच में रह गई है, वरना अपना अस्तित्व खो चुकी है। घोसी उपचुनाव क्यों नहीं चला राजभर का दांव? जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। बागेश्वर में खिला कमल, कांग्रेस की करारी हार। सरकार की नीतियों पर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन पर, उत्तराखंड के लिए जो काम कर रहे हैं, देश के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सभी पर वहाँ की जनता ने मोहर लगाई है। मैं पार्वती दास जी को बधाई देना चाहता हूँ। और अब वक्त हो गया है महाबहस के सवालों का। आपको वो सवाल दिखाते हैं जिन्हें आज हम अपनी चर्चा में शामिल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, घोसी में खेल, अखिलेश के बागी फेल। क्या जनता दल बदलू कैंडिडेट्स को पसंद नहीं करती? आखिर क्यों दारा सिंह चौहान हारे? बगावत करके बीजेपी में आए, बीजेपी ने मैदान में उतारा, लेकिन जनता ने नकार दिया। सवाल नंबर 2, घोसी में हारे दारा राजभर, अब आगे क्या होगा? दारा सिंह चौहान का क्या होगा? पार्टी बदल के बीजेपी से चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। ओपी राजभर जो कहते हैं कि मऊ और पूर्वांचल में उनकी पार्टी का अस्तित्व है, तो एक तरह से बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद यह पहला उपचुनाव था। तो अब दारा और राजभर का आगे क्या होगा? सवाल नंबर 3, बागेश्वर में हाथ साफ, फिर कमल खिला। दूसरी तरफ बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है और कांग्रेस को यहां पर हरा दिया है। कांग्रेस के बड़े दावे थे और उसको 2024 के लिहाज से कांग्रेस प्रचार प्रसार में लेकर के आ रही थी कि हम जीतेंगे, लेकिन यहां पर जनता ने बीजेपी को चुना है। आज इसी पर करेंगे डिबेट। चर्चा के लिए राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं, सपा प्रवक्ता। हमारे साथ थोड़ी देर में कांग्रेस से सूर्यकांत धस्माना जी ज्वाइन करेंगे और अजय सिंह जी हमारे साथ हैं, निषाद पार्टी के प्रवक्ता। जयराम भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, घोसी से बहुत उम्मीदें थी, प्रचार में बहुत जोर लगाया बीजेपी ने, लेकिन एक बड़े मार्जिन से सुधाकर सिंह जीत गए और दारा सिंह चौहान हार गए। इस हार का आकलन कैसे कर रहे हैं आप लोग? देखिए आस्था जी, जनता जनार्दन के जनादेश को हम सर झुका करके स्वीकार करते हैं
और हम किसी प्रकार की कोई नकारात्मक टीका टिप्पणी जैसी समाजवादी पार्टी चुनाव हारने पर किया करती है, हम वैसी कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हम मानते हैं कि जनता ने जो भी जनादेश दिया है इसे हमें स्वीकार करेंगे, समीक्षा करेंगे हर बूथवार कि किन किन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी किन कमियों के कारण चुनाव हारी है। लेकिन बागेश्वर में भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है, अपनी सीट हम जीते हैं। ये घोसी की सीट समाजवादी पार्टी की सीट थी। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर 2022 के विधानसभा चुनाव में वहां दारा सिंह चौहान जीते थे। दारा सिंह चौहान जी ने वहां इस्तीफा दिया, भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़े। हो सकता है जनता ने इस बदलाव को स्वीकार नहीं किया, जिस बदलाव को भाजपा कार्यकर्ता ने आसानी से स्वीकार किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। लेकिन अलग अलग राज्यों में हुए कई सारे उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग अलग स्थानों से खुशी की खबरें भी आई हैं। लेकिन खबरों में महत्वपूर्ण रोचक तथ्य एक ये भी है, मुझे लगता है आपके देख रहे दर्शकों के लिए अपडेट कराना जरूरी है कि 1257 नोटा को वोट मिले हैं बागेश्वर में और समाजवादी पार्टी को 627 वोट। तो समाजवादी पार्टी का ये जो इंडिया अलायंस ये बार बार घोषित करते हैं ना, ये पूरी तरह से बिखर गया। ये दिखाई पड़ रहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी की एक शर्मनाक पराजय बागेश्वर में हुई है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, घोसी में आप जीते हैं और बीजेपी का मानना है कि घोसी सीट तो उसकी थी ही नहीं। इससे पूर्व में भी जब चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी यहां से जीती थी। 2017 में भी यहां बीजेपी को मात्र 36% वोट ही मिला था। अच्छा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की आवाज थोड़ी सी गंभीर और थोड़ी सी दबी हुई सुन के अच्छा लगा कि कहीं कोई मौका नहीं मिला तो कहां चले गए उत्तराखंड में। अरे आप जो भारतीय जनता पार्टी जीती है, मैं बधाई देता हूं घोसी की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, पूर्वांचल के लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह समझ गए, जान गए। वो इतने दिनों में उन्हें पता चला कि एक समाजवादी पार्टी मात्र पार्टी है जो समाज को आगे ले जाएगी और रोजगार और महंगाई की बात के ऊपर सरकार के ऊपर हावी रहती है, जिसको लेके और जनता के मुद्दों को उठाती है। और जो नेतृत्व है श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जनता ने अपनी आस्था जताई है। वो जानते हैं कि यही एक ऐसे नेता है जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। नहीं तो 42-43 हजार एक विधानसभा में जीतना, माने जहां पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, साम दंड भेद अपनाने की कोशिश की गई हो, हर तरह से मंत्री से मंत्री, पता नहीं कितने मंत्री पे मंत्री, चीफ मिनिस्टर, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर और गांव घूम रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि जनता ने आपको वोट ही नहीं दिया। इसके मतलब जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, आपको समझा दिया है कि आपकी जो नीतियां हैं वो जनता के विरुद्ध है। आप जो काम कर रहे हैं वो जनता के विरुद्ध है, जनता के भले का काम नहीं कर रहे हैं। आप सत्ता के अहंकार में आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये जनता ने साफ ही जनादेश करके दे दिया है। जितने बहुमत जिस वोट से जिताया है जनता ने, घोसी की जनता ने, जनता को मैं बधाई देता हूं। इंडिया, मैंने कहा ना, जोड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। आज ये जो जीत है पीडीओ इंडिया की जीत है जो सामने आपको दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है, इस जीत से आप उत्साहित हैं क्योंकि इससे पहले मैनपुरी में आपने चुनाव जीता, लेकिन वहां लोगों ने कहा कि ये तो परंपरागत तौर पर आपकी सीट थी। एक सेकेंड और सिर्फ यही चुनाव नहीं, मिर्जापुर में, बरेली में, लखनऊ में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए जहां पे पूरा प्रशासन लग जाता है, वो भी औंधे में घुर चुके हैं। मतलब सोचो, शर्म अगर होती तो आज डिबेट में नहीं आते, कह देते आज मेरा तबीयत नहीं। वो तो कह रहे हैं ना कि हम नकारात्मक बातें नहीं करते चुनाव हारने पर, हम फेस कर रहे हैं सिचुएशन को, एनालाइज करेंगे। बता रहा हूं कि जनता की मूड को आप समझिए, जो आपने अपनी नीतियों से दुरुपयोग किया है जब से आपकी सरकार आई है, जो आप जिस तरह की कहते द्वेष की भावना से जो आप राजनीति कर रहे हो। ठीक है अनुराग जी, लौटेंगे आपके पास। एक बार हम सुभाषपा के प्रवक्ता से भी डिबेट में इस चर्चा को लेकर आना चाहेंगे, जयराम भार्गव जी। अब सवाल ये उठ रहा है कि दारा सिंह चौहान हार गए चुनाव, आपने बीजेपी से गठबंधन किया, उसके बाद ये पहला चुनाव था, तो अब सवाल आप लोगों की उपयोगिता पर भी उठ रहा है। मऊ के पास, उसके आसपास के इलाके में चुनाव होता है और सुभाषपा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, वो सैफई भेज देने की बातें कर रही थी समाजवादी पार्टी को वापस से। चुनाव नतीजा आप सबके सामने है। सभी पैनलिस्टों को धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। मेरा नाम दयाराम भार्गव है, वो जयराम चल रहा, थोड़ा उसको करेक्ट ठीक है, माफी के साथ मैं चेंज करा देती हूँ। दयाराम जी बोलिए। और देखिए, विधानसभा घोसी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी निर्णय जनता देती है उसको सिरोधार करते हैं। चुनाव जीतना और हारना सतत प्रक्रिया है, ये कोई नई बात नहीं। चुनाव हारे हैं, उसको बैठ के हम लोग समीक्षा करेंगे, सेक्टरवार, बूथवार,
कहाँ कमियां रही है, उसके ऊपर जरूर हम लोग दोबारा से तैयारी करके 2024 में हम लोग जाने का काम। जी हाँ। ओपी राजभर ने आज बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हार गए तो अच्छा है, अब विपक्ष ने जो है सवाल ये नहीं उठाया कि ईवीएम खराब है, ठीक है, उम्मीद है कि अब ईवीएम पर सवाल नहीं उठेगा जैसे हर बार हार के बाद उठता है। अब ये बात कोई बीजेपी का सदस्य या प्रवक्ता कहे तो दयाराम जी समझ में आता है, लेकिन सुभाषपा कह रही है जिसके बूते ये चुनाव था, आप लोगों ने बयान देकर ऐसे बना दिया था जैसे अखिलेश यादव के सामने चेहरा अब ओपी राजभर है। देखिए आस्था जी, चुनाव में जब लोग जाते हैं अपने वोटरों को लुभाने के लिए सभी लोग बातें करते हैं। चुनाव खत्म हो गया, सभी का स्वागत, नेताओं का स्वागत, जनता का स्वागत, सुधाकर भाई जीते हैं उनका भी स्वागत, पैनल में बैठे हुए सभी लोगों का स्वागत है। आस्था जी नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन इस पर बोलिए ना कि अब हार के कारणों पे मंथन हो रहा है। आप बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद चुनाव में उतरे, बहुत कुछ आपने अपने कंधे पे लिया था, आप पर जिम्मेदारी थी, आप राजभर वोट बैंक को जोड़ेंगे बीजेपी के साथ, जीत में तब्दील होंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी होता दिखाई नहीं दिया। देखिए आस्था जी, हमने कहा ना, चुनाव सतत प्रक्रिया, लड़ना हारना जीतना, एक सीट पे एक ही व्यक्ति जीत सकता है, सब नहीं जीतते। दयाराम जी, राजनीतिक मैसेज क्या निकला इससे? मैं ये पूछ रही हूँ, राजनीतिक मैसेज क्या निकला इससे? हमने कहा ना, हम स्वीकार कर रहे हैं, उस पर मंथन करेंगे, हम सेक्टर वार, बूथ वार, हम सब पे मंथन करेंगे। चलिए ठीक है, अजय सिंह जी है, यही सवाल आपसे। अजय सिंह जी, घोसी सीट का उपचुनाव इसलिए भी बहुत अहम क्योंकि कहा जा रहा था INDIA अलायंस बनने के बाद यहां पर जो टक्कर है उससे क्या 24 के लिए भी संदेश निकलेगा? जनता ने बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी को यहां पर जिता दिया। अच्छी बात है, और उपचुनाव से किसी का रुख तय करना ये मेरे ख्याल से थोड़ा अनुचित होगा। अनुराग जी ने अभी बात कही कि जीत के ठीकरे और दुनिया भर की ऐसी बातें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए वह सीट थी पहले भी और वो अभी जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी और घटक दलों के लोगों के लिए एक मौका था, लेकिन ये मौका जनता ने स्वीकार नहीं किया। रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन घटक दलों का काम होता है कि अलायंस के साथ मिलकर के उसके एफर्ट्स करें, उसके प्रयास करें, लेकिन जनता का मूड सकारात्मक नहीं रहा। जनता ने जो अपना जनादेश दिया है हम उसका स्वागत करते हैं, और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल हैं अपनी अहम भूमिका घोसी में निभाए। रह गई बात ये, डिसीजन वहां के जनता ने जो दिया है वो निश्चित तौर पे स्वीकार है। ऐसी हालात में सिवाय इस बात के कि उपचुनाव का मौका, उपचुनाव का मूड अलग होता है, मुख्य चुनाव का अलग होता है, ऐसे सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि जो जनता ने जनादेश दिया है वो स्वीकार है। राकेश त्रिपाठी जी, दारा सिंह चौहान के कैंडिडेचर को लेकर पहले से सवाल उठ रहे थे। यह भी कहा जा रहा है कि क्या कार्यकर्ताओं को यह बात पसंद नहीं आई कि दारा सिंह चौहान जो पूर्व में प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए तरह तरह की बातें कहते रहे हैं, अपशब्द कहते रहे हैं, अब वो किसी चुनावी समीकरण के कारण कैंडिडेट बना दिए गए, तो क्या लोकल कार्यकर्ताओं में भी उनका विरोध था? निश्चित तौर पर जनता को शायद हम समझाने में असफल हुए। हार के क्या कारण है इसका एक गहरा विश्लेषण करने की आवश्यकता है, और इसीलिए हमने कहा कि इसकी बूथवार समीक्षा करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अपनी पूरी ताकत के साथ वहां चुनाव लड़ा था। पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ, जोशो खरोश के साथ वहां जुटे थे, और इसीलिए 80,000 से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। बहुजन समाज पार्टी का मैदान में ना होना, अलग अलग प्रकार के कई सारे सामाजिक समीकरण और कारण वहां उपजे हैं। क्योंकि अभी ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के साथ भी हमारा नया गठबंधन हुआ है, कई सारी चीजें जमीनी स्तर पर बनने में उसका थोड़ा समय लगता है, क्योंकि लंबे पिछले चुनाव में, अभी 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी भी हमारे विरोधी थे, दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, तो बहुत सारी बातें जनता तक कम्युनिकेट करने में हमें लगता है शायद असफलता हुई है, और इसलिए परिणाम हमारे लिए प्रतिकूल रहा है। लेकिन हम पूरी ऊर्जा के साथ 2024 के चुनाव की तैयारी में जुटेंगे। 2024 के चुनाव में इन सारी कोर कसर को निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता। राकेश जी, आपने कहा कि हार की समीक्षा होगी, इस पर मंथन होगा, लेकिन आपने देखा कि इस जीत के बाद समाजवादी पार्टी ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि देखिए INDIA और PDA की जीत है ये। तो मैंने इसलिए तो उदाहरण साथ साथ में उत्तराखंड का भी दिया है कि उत्तराखंड में बागेश्वर में समाजवादी पार्टी 627 वोट पाई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वहां साथ मिलकर के लड़े नहीं। केरल में तुम चुनाव हुआ हो या पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ हो,
कहीं पर भी I.N.D.I.A. ये आपस में डॉट्स के साथ ही बिखरा रहा, कहीं पर भी एकजुट होकर के दिखाई नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा है। हम चुनाव हारे हो या जीते हो, यह मसला महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर जी, संजय निषाद जी और अनुप्रिया पटेल जी के अपना दल, हम सब एकजुट होकर के साथ मिलकर के चुनाव लड़े। परिणाम हमारे प्रतिकूल रहा, हमने जनादेश को स्वीकार किया। हम सुधाकर सिंह जी को बधाई देते हैं, लेकिन हम ईवीएम पर दोषारोपण करने का काम नहीं करते, हम प्रशासन पर ठीकरा फोड़ने का काम नहीं करते, और ये गारंटी देते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार होगी, भाजपा की सरकार होगी तो चुनाव निष्पक्षता से होंगे। हम सत्ता आधारित चुनाव करने का काम करते हैं, हम सत्ता के दम पर गुंडागर्दी करने का काम नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देखिए, जनता ने उन्हें नकार दिया है तो अब तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन जो तांडव आप लोगों ने किया था उसी का रिजल्ट है। कम से कम ये समझिए, जो अभी भी आप समझने को नहीं तैयार हैं। आपको समझना पड़ेगा कि समाज जो है, जनता बहुत समझदार है और जनता देखती है जब बेगुनाहों पे अन्याय करोगे आप, जब बेगुनाहों में आपका बुलडोजर दौड़ने लगेगा तो इस तरह की बातें होंगी। और ये जनता ने चुना है। मैं फिर कह रहा हूं, जिस मार्जिन से जनता ने जिताया है, ये कोई छोटी मोटी मार्जिन नहीं है। मतलब आपको एक तरफ से नकार दिया है, और सिर्फ घोसी नहीं, मैं तो बोल रहा हूं लखनऊ में भी आप जिला पंचायत के चुनाव हार गए, आप मिर्जापुर में हार गए, आप बरेली में हार गए। मैं तो करूं आपकी जो हालत आज उत्तर प्रदेश में होगी कि जनता आपको देखना नहीं चाहती है। ये दल बदलू जो लोग थे, जो लंबी लंबी बातें करते थे, जो टीवी में बड़ा अच्छा अपना फुटेज लेने के लिए आते थे, जो अपनी चुनाव नहीं जीत सकते, अपने बूथ हार गए हैं। जहां पे जो दोनों दल बदलू लोग हैं, अपना वोट नहीं दिला पाए हैं, तो ये इनको जनता ने नकार दिया है। तो ये क्या आप किस मुंह से लेके जाएंगे? जनता नहीं समझती क्या कि जब आप विपक्ष में होते हो, जनता की आवाज उठा कौन रहा है, जनता के लिए कौन लड़ रहा है? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और घुसी के लोग ने मिलके जो डट के मुकाबला किया है, ये जनता समझदार है। चलिए ठीक है, घोसी उपचुनाव में जीत के आप अपने मायने निकाल रहे हैं। एक सेकंड, नहीं, हम अपने मायने नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सूर्यकांत धस्माना जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। 1 मिनट अनुराग जी, मैं आऊंगी आपके पास। बोलने का मौका नहीं दे रही। मैंने आपको पूरे 30 सेकंड दिए अनुराग जी, मैं फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन सूर्यकांत धस्माना जी ने अभी हमें ज्वाइन किया है, वो अभी डिबेट में जुड़े हैं। एक बार वो भी अपनी बात रख लें, कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे बीच में। मैं आ रही हूँ अनुराग जी आपके पास। सूर्यकांत जी, बागेश्वर उपचुनाव में जो जीत हुई है बीजेपी की, उसको लेके कहा जा रहा है कि देखिए INDIA के जो बड़े बड़े दावे थे उसको जवाब जनता ने दिया है बागेश्वर में। अब सवाल देखिए आस्था, 2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी महत्वपूर्ण। 7 उपचुनाव हुए देश के अलग अलग राज्यों में। इंडिया की बात जहां तक आप करती हैं, उसमें आप भारतीय जनता पार्टी के जो डॉट लगाने वाले लोग हैं उनके साथ आप भी मिल जाते हैं, और आप भी डॉट लगाते हैं। वो इंडिया ही है, भारत है नहीं, उसका मायने कुछ और है ना। INDIA का मायने तो कुछ और है ना। उसका तो डॉट तो लगाना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारी चीजों का मायने और होता है। ये तो बेसिक ग्रामर है। बहुत सारे नहीं, ग्रामर नहीं है वो। ये जो उसका मतलब अलग है ना, आपके INDIA का मतलब अलग है। अभी सत्ता भारत वाला इंडिया थोड़ी है, उसका मायने अलग है ना। डॉट तो रहेगा बीच में। नहीं, अब ये भारत वाला ही इंडिया है, ये भारत वाला ही इंडिया। ये हाँ, बागेश्वर में बोल रहा हूँ और इंडिया में भी बोल रहा हूँ। की बात की है, वो आपकी भावना है, आप अपनी भावना मेरी भावना से इतनी परेशान न हुआ करें। मेरी भावना से आप इतनी परेशान न हुआ करें। मेरी भावना का भी सम्मान करना चाहिए आपको। मैं आपकी मेरी भावना का भी सम्मान करें, और ये मौका मेरी भावना आप आराम से जनता को सुनाइए। बागेश्वर पर भी मैं बिल्कुल बागेश्वर पे बोल रहा हूं कि 12,000 वोट से हम 2022 में वहां चुनाव हारे थे, और आज सरकार का पूरा तंत्र, पूरी सरकार, मुख्यमंत्री 3 दिन लगातार वहां पर रहे, रोड शो किए, और पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग 3 बार हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, बाकायदा रिटर्न कंप्लेंट करी। लोगों के मकानात, लोगों की दुकान, लोगों के होटल्स नापे जा रहे थे, और उनको धमकाया जा रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो तुम्हारे यहाँ बुलडोजर चला देंगे। इतनी सारी तमाम धमकियों के बावजूद, तमाम धनबल इस्तेमाल करने के बावजूद, तमाम तरीके अनैतिक तरीके इस्तेमाल करने के बावजूद, वो मार्जिन 12,000 का मार्जिन हम 2400 पे ले आए। राज्य के अंदर लव जिहाद से लेकर के, लैंड जिहाद से लेकर के,
यूसीसी से लेकर के पूरे, मतलब कोई गरीबी में बात नहीं कर रहा है। आपको मालूम है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 100 से ज्यादा लोगों की मौत डेंगू से हो गई है। आस्था में आपको आपने कहा कि प्रशासन ने डराया धमकाया, बुलडोजर का डर आपको दिखाया, जनता को वोट नहीं देने दिया। तो मुझे बताइए ये बुलडोजर मॉडल जो शुरू ही उत्तर प्रदेश से हुआ है, वहां तो भाजपा हार गई घोसी का उपचुनाव। डिफेंस में मत खड़ी हुई है। मैं डिफेंस नहीं, मैं तो फैक्ट रख रही हूँ सूर्यकांत जी। जिस बुलडोजर के डर से आप कह रहे हैं कि बागेश्वर में बीजेपी जीत गई, तो बुलडोजर मॉडल जहाँ पैदा हुआ है उत्तर प्रदेश, वहां तो चुनाव हार गई भाजपा आज घोसी। कमाल की बात है। अरे भाई घोसी में हार गई, बहुत बधाई है समाजवादी पार्टी को, अखिलेश जी को बहुत बधाई है। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, दो बातें सही कैसे हो सकती हैं? पश्चिम बंगाल में कौन जीत गया, केरला में घोसी के अंदर, घोसी के अंदर भाजपा हार गई। आपके हिसाब से वहां प्रशासन ने क्या सही काम किया? बागेश्वर के अंदर भाजपा जीत गई, तो वहां आप कह रहे प्रशासन ने बेईमानी कर ली। गठबंधन जीता है पूरे देश के अंदर, आस्था जी, पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन जीता है। भारत में हाँ परेशानी होने की जरूरत नहीं है, हम इंडिया वाले हैं। यहाँ भदौरिया जी बैठे हैं, उनको बधाई है, अखिलेश जी को बधाई है, शिवपाल जी को बधाई है। कितना उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी हाई पिच पे आप उस चुनाव को ले गए थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें वहां पर। ठीक है अनुराग जी, और उसके बाद दोनों का जवाब कलेक्टिव रूप से राकेश त्रिपाठी। मुझे इस बात की खुशी है, और इस बात की एक खुशी है, एक चिंता है। चिंता है आस्था जी, आप बहुत परेशान है आज, आप सवाल दागने की कोशिश कर रही हैं। ये बीजेपी को हराने में, सुन लीजिए ना, बीजेपी को हराने में आप लोगों का ही बहुत बड़ा हाथ है। जो आप लोग कहते हैं बेवजह सपोर्ट करते हैं ना, तो जनता देख रही है कि आप जो अपोजिशन वालों को आप लोग बोलने, उनके ऊपर टोकने लगते हैं। बीजेपी को हराने में अगर मीडिया का हाथ है, तो क्या मतलब बागेश्वर में मीडिया नहीं है? बागेश्वर में मीडिया कमजोर पड़ गई क्या? रुक जाइए, मैं यही कह रहा हूँ कि 12,000 से हारी समझ लीजिए सत्ता में रह के। ये आप लोग जो बेवजह उनका पक्ष लेते हैं, जब हम लोग बोलते हैं तो आप कमेंट्री शुरू करते हैं। जब सबसे ज्यादा तो वक्त अनुराग जी आप ही को मिलता है, और आज भी आप ही को मिल रहा है। राकेश त्रिपाठी खामोश बैठे हैं बहुत देर से। अरे कहाँ नहीं, आप मेरे दयाराम भार्गव खामोश बैठे हैं। अजय सिंह जी एक बार बोल पाए। त्रिपाठी जी, अभी राकेश त्रिपाठी जी बैठेंगे तो आप एकदम चुपचाप सुनने लगेंगी। मैं तो आपको भी सुन रही हूँ बहुत देर से, और हम जब बोल रहे हैं तो कायदे की बातें तो करिए आप लोग, फैक्ट्स पर तो बोलिए। फैक्ट सुनते ही तो आप लोग मीडिया पर दोषारोपण करने लग जाते हैं। आज तो जीत का दिन है अनुराग जी। फैक्ट की बात कर रहे हैं तो फैक्ट बता रहा हूं ना मैं आपको। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता सब देखती है, यही सब वजह है कि जनता देखती है कि कौन लोग उनको जनता के मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के राष्ट्र के मुद्दों पे चर्चा नहीं करती है, वो सिर्फ मुद्दों से भटकाने की बात करती है। ना महंगाई की बात करेगी, ना बेरोजगारी की बात करेगी, ना किसान पे बात करेगी, ना युवाओं पे बात करेगी। देखिए आस्था जी, ये विरोधाभास तो स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि बागेश्वर में भारतीय जनता पार्टी की जीत को कांग्रेस ही बता रही है कि प्रशासनिक आधार पर सत्ता का दुरुपयोग किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी आज इस बात के लिए हमको बधाई नहीं देना चाहती कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने एक निष्पक्ष चुनाव, किसी प्रकार का सत्ता का कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, कोई दुरुपयोग नहीं किया है। या तो अगर आप लानत दे रहे हैं तो हमको कम से कम बधाई उत्तर प्रदेश में दे दीजिए, वरना इस बात को स्वीकार कीजिए कि जनता का जनादेश है। जनता का जनादेश उत्तराखंड में भाजपा के साथ रहा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के साथ रहा है। हमने स्वीकार किया है। आप जनता के जनादेश को सरल भाषा में स्वीकार क्यों नहीं करते? आप क्यों उसमें तमाम प्रकार के किंतु परंतु लगाने का काम करते हैं? हम फिर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी की उन पंक्तियों से हमेशा सीखता है कि अटल जी कहते थे भाजपा का कार्यकर्ता या जीतता है या सीखता है। तो भाजपा कार्यकर्ता उत्तराखंड में हमने जीत भी हासिल की है और यहाँ पर सीख हासिल की है। हम सीखेंगे कि क्या गलतियां हुई हैं, क्या कमियां हुई हैं बूथवार, और उन सारी बातों का निराकरण करते हुए 2024 में रेक्टिफाई करने का अभी तुरंत अवसर मिलेगा। राकेश जी, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। भारत जीतेगा, अनुराग जी, चुनावी मंच के भारत जुड़ा हुआ है, चुनावी मंच भारत जुड़ा हुआ है। आपकी जीत का भारत को तोड़ने का प्रयास आप कर रहे हैं। आज उदयनिधि स्टालिन के बयान पर आप जवाब नहीं देते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जवाब नहीं देते हैं। भारत तोड़ने का षड्यंत्र कुचक्र आप रचते हैं। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ठीक है अजय सिंह जी, इंडिया जीतेगा नहीं बोल पा रहे हो, आप कह रहे हो कि हम नारा लगाइए, भारत जीतेगा नहीं बोल पा रहे हो, तो काहे की राष्ट्र विपक्ष का स्टैंड है कि अगर उत्तर प्रदेश भारत जीता हुआ था, जीता हुआ है और भारत ही जीतेगा, तो जनता ने सरकार हो रहा है। बागेश्वर के अंदर अगर सत्तारूढ़ दल का कैंडिडेट जीत गया तो प्रशासन और सरकार ने बेईमानी कर ली। आस्था बोलने नहीं दे रही है मुझे। मैं आ रही हूँ, एक बार अजय सिंह जी जवाब दे दें, उसके बाद सूर्यकांत जी मैं आपका रुख करूंगी।
सभी पैनलिस्ट अपनी बात रखें ना। अजय सिंह बोलिए। लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही है। सूर्यकांत जी, यही सवाल आपसे। उत्तर प्रदेश में सपा जीत गई तो वहां पर बीजेपी को नकार दिया जनता ने। बागेश्वर में बीजेपी जीत गई तो बीजेपी ने बेईमानी कर ली। बागेश्वर के उपचुनाव में केंद्रीय चुनाव आयोग ने जिला अधिकारी बागेश्वर को नोटिस सर्व किया है। आपको मालूम है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी देगी ऑपोजिशन को। ऑपोजिशन को बाकायदा लिख करके पूछा गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलने वाले हैं। बाकायदा वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की परमिशन जो रिटर्न में मांगी गई थी उसमें डीएम ने जो रिटर्निंग अफसर थी मांगी, आप आरोप लगा रहे हैं पूछा जी। आप सीनियर प्रवक्ता। अरे आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं। ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं सीनियर प्रवक्ता है, लेकिन मुझे आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि आज देखिए चुनाव में हार और जीत होती रहती है। चुनाव है, फिर उपचुनाव है, बहुत सारे चुनाव होते रहते हैं, हार जीत होती रहती है। मैं आपसे कह रहा हूं हम्बली सिचुएशन एक्सेप्ट करनी चाहिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर घोसी एक ऐसा सेंटर पॉइंट बन गया था जिसके इर्द गिर्द मैसेज निकाले जा रहे थे कि क्या 24 के लिए मैसेज निकलेगा। वहां सपा जीती है, बीजेपी हम्बली सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रही है और कह रही है हम अपनी हार की समीक्षा करेंगे। और आपने आरोपों की झड़ी लगा दी और लगाई भी तो उसके लिए फोरम्स है, आप शिकायत करिए वहां पर जाके। लेकिन एक बात एक तर्क एक स्टेट में सही होता है और दूसरे राज्य में गलत होता है। एक दल एक स्टेट में अगर उसका कैंडिडेट नहीं जीता तो आपकी जीत हो गई, जहां वो जीत गया तो उसने बेईमानी कर ली। एक वक्त में दो बातें कैसे हो सकती हैं, बस यही समझने वाली बात है। मेरे पास समय की कमी है, मुझे डिबेट खत्म करनी है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दो उपचुनाव हुए, दोनों का नतीजा आया। उत्तर प्रदेश के घोसी में जो उपचुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जीत हुई है। दूसरी तरफ उत्तराखंड के बागेश्वर में जो चुनाव हुआ वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। लेकिन इस हार जीत के भी अपने अपने मायने निकाले जा रहे हैं, बहुत तरह के सियासी निशाने साधे जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि 24 के लिहाज से मैसेज हर सियासत का, हर दल का अपनी तरह से निकले। लेकिन ये जनता है, समझदार है, सोच समझ के फैसले करती है और सबके लिए ये एक आत्ममंथन का वक्त है, अपनी अपनी तरह से, अपनी अपनी सियासत के हिसाब से। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।